हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। प्रकाशिकी में प्रिज्म पढ़ते हैं। हम लोगों ने लेंस पढ़ा है। लेंस ऐसा माध्यम है जो बक पृष्ठों से घिरा रहता है, लेकिन प्रिज्म ऐसा माध्यम है जो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है। दो समतल पृष्ठ इस तरह रहते हैं, उसके नीचे आधार रहता है और दाएं बाएं से भी वो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है। इसे हम प्रिज्म कहते हैं। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के दो पृष्ठ जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उन्हें हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जो प्रिज्म है वो समानता इस तरह से रहता है। ये प्रिज्म है। ये जो ऊपर इसका कोण बनता है, ये दो जो पृष्ठ हैं इनमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। ये जो पृष्ठ होता है इसे हम आधार कहते हैं। इसे आधार, ये प्रिज्म का आधार है, बेस। दिस इज बेस। और ये हमारे जो दो पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग, इन पर अपवर्तन होता है। ये तो हुआ हमारा प्रिज्म। और प्रिज्म का ये जो कोण होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ पर मिलते हैं, इसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। इस एंगल को, इसको ए से दिखाते हैं। ए ये है अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल। जब किरण इस पृष्ठ पर पड़ती है, ये किरण आई, यहाँ पर अभिलंब डाला, ये कोण आई आपतन कोण है, और यहाँ पर ये कोण अपवर्तन कोण है, दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण है। जब ये अगले पृष्ठ पर पहुंचा तो अब माध्यम बदल जाएगा, इसलिए यहाँ भी अपवर्तन होगा। और ये जो अभिलंब डाला, ये अभिलंब से किरण दूर हो जाएगी। ये कोण निर्गत कोण है, निर्गत कोण। ये इमर्जेंट एंगल या निर्गत कोण है। इसको भी हम आई से ही दिखाते हैं, आई डैश। इस कोण को, इस पृष्ठ का ये आपतन कोण है, इसको आर से दिखाया है तो इसको आर डैश से दिखाते हैं। ये बी है और ये सी है। जो ये किरण जा रही है, जैसे जैसे इस आपतन कोण को हम बदलते जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, वैसे वैसे किरण का ये झुकाव बदलता जाता है। जब ये किरण यहाँ पड़ी थी तो किरण को इस सीधे रेखा में जाना चाहिए था, ये किरण की दिशा थी, और अंत में ये किरण इस दिशा में जाती है। इस एंगल को हम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा। ये डेल्टा है। ये विचलन कोण है कि किरण को जाना इधर था लेकिन किरण इधर को चली गई, तो ये जो किरण जा रही है इसे हम विचलन कोण कहते हैं।
विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में एक संबंध है। विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का अगर संबंध हम देखें एक ग्राफ की सहायता से, यहाँ पर ये आपतन कोण है और यहाँ पर ये विचलन कोण है। इसे कहते हैं आईडी, इसे कहते हैं आईडी कर्व। आईडी माने इंसिडेंस एंगल और इसे कहते हैं विचलन कोण। ये इस तरह से आता है, यानी एक एंगल ऐसा है, आपतन कोण एक ऐसा है जिसके लिए इसका मान सबसे न्यूनतम रहता है, मिनिमम विचलन कोण रहता है। जब न्यूनतम विचलन कोण सबसे न्यूनतम रहता है उस समय इस बिंदु पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और निर्गत कोण दोनों का मान बराबर रहता है। तो मिनिमम विचलन की स्थिति ही हम अध्ययन करने के लिए लेते हैं, क्योंकि आपतन कोण बदल जाएगा तो विचलन कोण भी बदल जाएगा। अगर प्रयोग करते समय भी ये बदल गया तो ये बदल जाएगा। हम जब इसका अध्ययन करते हैं, इसकी गणनाएं करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखते हैं, अर्थात हम इसको बदलते जाएं, विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। अगर इस तरफ ले गए तो बढ़ता गया, फिर पीछे ले आए तो घटता घटता न्यूनतम आ गया, फिर बढ़ने लगा। तो जब न्यूनतम स्थिति में आ जाए तो वहीं पर हम रोक देते हैं। तो इस न्यूनतम की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता क्या है, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तो एक तो विचलन कोण सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, और दूसरी बात ये होगी कि प्रिज्म के अंदर किरण आधार के समानांतर होगी। ये जो है हमारी किरण, ये इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये P हो, ये Q हो, ये R है, ये S है, तो जो QR है वो BC के समानांतर होगी, अर्थात QR समानांतर BC। पहली विशेषता तो ये होती है इसमें। ये कब, जब विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति हो, यानी न्यूनतम जो हमारा आपतन कोण हमने इस प्रकार लिया कि न्यूनतम जो विचलन है वो न्यूनतम स्थिति में है, सबसे कम है, तो उस अवस्था में एक तो ये बात होती। दूसरी बात ये होती है कि आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी I बराबर I डैश। अर्थात I बराबर I डैश, ये बात भी हो जाती है। और जब I बराबर I डैश हो जाएगा तो R बराबर R डैश हो जाएगा, अतः R बराबर R डैश हो जाता है। ये होता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये तो है हमारा प्रिज्म के बारे में हल्की सी जानकारी। अब इसके लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है, विचलन क्या है, विक्षेपण क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। प्रिज्म के विचलन और विक्षेपण तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक। ये प्रिज्म है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए है। किरण आती है, ये किरण आ रही है। जब किरण यहाँ पर टकराती है, इस बिंदु पर टकराई, हमने मान लिया कि ये Q है, ये बिंदु Q है। यहाँ पर अभिलंब डाल दिया, यह अभिलंब है। अब ये किरण इस दिशा में गई, इस किरण को जाना इस दिशा में था, लेकिन किरण इधर चली गई। फिर इसी यहां पर आकर के फिर हमने अभिलंब डाल दिया। ये दोनों अभिलंब ई पर काटते हैं दूसरे को, ये इस दिशा में चली जाएगी। इसको हमने मान लिया ये बिंदु आर है। ये आई डैश है, इसको आर माना और इसलिए इसको आर डैश मान लिया। ये ई है, ये ए है। इस किरण को पीछे बढ़ाया तो ये जो कोण बनता है यहां पर, ये विचलन कोण है, ये विचलन कोण है। डेल्टा, ये विचलन कोण डेल्टा है। किरण यहां पर इतनी विचलित हो जाती है, इतना अपने मार्ग से हट जाती है, यह है डेल्टा 1। और फिर यहां आती है तो जाना इसको इधर था, अब इधर को मुड़ जाती है। यहां पर है ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2। दो विचलन होते हैं और टोटल विचलन डेल्टा। यहां पर जो ये हमारा आपतन कोण है आई, अब देखिए हमको इसमें देखिए इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में Q, इसको आप R मान लें, QRE में त्रिभुज QRE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। R, R डैश प्लस E इक्वल टू 180। और अगर आप इसमें देखें, ये अभिलंब डाला है आपने, तो ये पूरा कोण 90 है और यहाँ भी ये पूरा कोण 90 है, इसलिए बाकी के दो कोण भी 90, यानी इनका दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। तो जो हमारा ये चतुर्भुज है AQER, चतुर्भुज QAQER में A प्लस E
180। एक और दो की तुलना करें, यहाँ भी इसका और ई के साथ जोड़ 180 है, यहाँ भी इसका जोड़ 180 है, ये दोनों में है। इसका मतलब ए इक्वल टू हो गया आर प्लस आर डैश। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को आप देखें तो 1 और 2 से a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये हो गया आपका 3। अब आप और देखिए, जो हमारा विचलन कोण है डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू, ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर रहता है। ये डेल्टा है, ये आपका लाइन बाहर जा रही, ये त्रिभुज अगर देखें क्यू, ये त्रिभुज देख रहे हैं क्यू आर, और इसको अगर यम बना दें, यम मान लिया, तो क्यू आर यम में, त्रिभुज क्यू आर यम में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, त्रिभुज क्यू आर यम में बहिष्कोण अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब डेल्टा को देखें आप, ये आई है तो ये पूरा कोण भी आई होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा जा रही है, सीधी रेखा जा रही है, ये आपके पूरा कोण है आई, उसमें से आर को घटा दिया तो डेल्टा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आई डैश है तो ये भी पूरा आई डैश होगा, क्योंकि दो सीधी रेखाएं काटती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर रहते हैं, तो इसलिए ये भी आई डैश होगा पूरा। और आई डैश में से अगर आर डैश घटा दे तो डेल्टा 2 आ जाए, या डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू आई डैश माइनस आर डैश इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ये आपका समीकरण 4 हो गया। ये तो सामान्य स्थिति में है, लेकिन यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति ले लें तब क्या होगा? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आर बराबर आर डैश, स्थिति में समीकरण 3 से a इक्वल टू आर प्लस आर बराबर 2r, और इसीलिए r बराबर a/2। समीकरण 4 से डेल्टा मिनिमम i प्लस आई डैश बराबर 2i, i प्लस आई माइनस आर प्लस आर यानी 2r, 2i और 2r इक्वल टू a, इसलिए i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपान 2। तो हमको i का मान भी ज्ञात हो गया और r का मान भी ज्ञात हो गया।
अब इसलिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए अपान टू। यही है प्रिज्म का अपवर्तनांक। यह प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। यदि हम ऐसा प्रिज्म लेते हैं, ऐसा प्रिज्म लें कि जिसका जो पतला हो, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या, तो पतले प्रिज्म के लिए ए का मान 5 डिग्री के करीब होता है और डेल्टा एम का मान भी ऐसे ही बहुत छोटा रहता है। तो कोण छोटे रहते हैं पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए ए एवं डेल्टा एम बहुत छोटे होते हैं। ए एवं डेल्टा एम बहुत छोटे होते हैं। जब ये कोण छोटे होंगे तो साइन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि छोटे कोणों के लिए उनका साइन, उनका टैन और उन कोण का मान रेडियन में लगभग बराबर होते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए म्यू इक्वल टू साइन खत्म हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान ए अपान टू, या 2 से 2 कट जाएगा। म्यू ए 2 तो 2 कट गया, ये इधर आ गया। म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और इसीलिए डेल्टा एम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और इसलिए डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, वो जो प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण हो प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए विचलन कोण भी कम होगा, जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसके लिए विचलन कोण भी अधिक होगा। जो अपवर्तनांक है वो तरंग लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो तरंग लंबाई है, चूंकि जो म्यू है वो 1 अपान लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसलिए लाल रंग की तरंग लंबाई ज़्यादा है, उसका अपवर्तनांक कम होगा। चूंकि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, और इसलिए लैम्डा आर ज़्यादा है तो म्यू आर कम होगा, और इसलिए म्यू आर इज स्मॉलर देन म्यू वी। आर माने लाल, बी माने बैगनी। जहाँ वी बैगनी
तथा आर लाल रंग है। इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूनतम विचलन कोण है, विचलन कोण, ये विचलन कोण निर्भर करता है तरंग लंबाई पर या उनके अपर्तनांक पर। लाल रंग का विचलन कोण कम होता है और इसलिए चूंकि लाल रंग का अपर्तनांक कम है, इसलिए लाल रंग का विचलन कोण कम होगा और बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक होगा। अब किरण अपने मार्ग से जितनी हट जाती है उसी को हम विचलन कहते हैं। विक्षेपण, विक्षेपण डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ये किरण जाती है। एक तो इस किरण में विचलन होता है, यानी जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जाती बल्कि अपने मार्ग से हट जाती है, जिसे हम कहते हैं विचलन। तो इसको जाना इधर था लेकिन ये किरण इधर को गई, इधर को गई। केवल ये विचलन ही नहीं हुआ, अपने मार्ग से हटी ही नहीं, बल्कि ये अपने घटकों में अलग अलग हो गई। अगर इसमें कई रंग होंगे तो सभी रंगों की जो किरणें हैं वो अलग अलग हो गई, क्योंकि प्रत्येक रंग के लिए तरंग लंबाई अलग होती है और तरंग लंबाई अलग होगी तो उसके लिए अपवर्तनांक अलग होगा और अपवर्तनांक अलग होगा तो उसके लिए विचलन कोण भी अलग अलग होगा, उसके लिए विचलन कोण भी अलग होगा। तो जो विचलन कोण है वो हर रंग का अलग अलग होता है, तो किरणें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि विचलन कोण अलग होगा तो किरण भी अलग अलग विचलित होगी। अब ये आपका इसका विचलन कम हुआ, इसका विचलन ज़्यादा हुआ। कम विचलन होने वाला जो किरण है इसको कहते हैं लाल। ये लाल रंग की किरण है, रेड, और ये आपकी बैंगनी है। वायलेट। और यहाँ पर ये जो किरणें जा रही हैं लाल और बैंगनी रंग, बाकी की किरणें इसके बीच में होगी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से और किरणें इसके नीचे होंगी। और इसकी जो किरण होगी बीच की, जिसको हम कहते हैं मध्यमान रंग, यानी पीले रंग की किरण है। ये पीला, यानी येलो, ये मध्यमान रंग है, बीच का रंग। तो विक्षेपण क्या हुआ? अपने मार्ग से हट जाने को तो विचलन कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेंस में भी पढ़ा है कि जब प्रकाश पड़ता है एक माध्यम में और दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, और अपवर्तन में वो किरण का विचलन हो जाता है। तो एक तो ये विचलन हो गया। अब इस किरण का विचलन इतना होगा, इसका विचलन इतना होगा, इसका विचलन इतना होगा, इस तरह से। तो सभी किरणों का अलग अलग विचलन है। विक्षेपण क्या हुआ? किसी भी किरण का अपने घटकों में अलग अलग होने की क्रिया को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा
अपने घटकों में विभाजित होने की क्रिया को विभाजित होने की क्रिया को विक्षेपण कहते हैं। यहां पर हमने 3 रंग दिखाए, हो सकता है इसमें और भी रंग हों, हमने 3 रंग को दिखाए। जो हमारा श्वेत प्रकाश था वो 3 रंगों में अलग अलग हो गया। यहाँ पर ये तीनों रंग नहीं दिख रहे थे, लेकिन वहाँ पर तीनों रंग अलग अलग हो गए। ये जो क्रिया है अपने घटकों में विभाजित होने की क्रिया, इसी का नाम विक्षेपण, यहाँ विक्षेपण हो रहा है। अब ये जो विक्षेपण की क्रिया है, कुछ में ये रंग बहुत दूर दूर साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, कुछ में ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये निर्भर करता है कि इस माध्यम की विक्षेपण क्षमता कितनी है। तो विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता 2 हुई। एक तो एक कितना इनका कोणीय विभाजन के कोणीय दूरी कितनी हुई, उसे हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं दो किनारे की जो जिनके बीच निकालना, मान लिया हमारे यहाँ 2 किनारे के प्रकाश की किरणें हैं, तो किन्हीं 2 किरणों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं। किनारे के रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब कोणीय विक्षेपण है क्या? किनारे का एक रंग लाल है, विक्षेपण तो यहीं से नापा जाएगा, जाना इधर को था, चली गई इधर, तो ये तो हुआ आपके लाल रंग का विक्षेपण, जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा आर। ये विक्षेपण आपका हो गया पीले रंग का, डेल्टा वाई, और ये विक्षेपण हमारा हो गया बैगनी रंग का, डेल्टा वी। तो किनारे के रंग बैगनी और लाल हैं। किनारे के रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसलिए कोणीय विक्षेपण थीटा से इसको प्रकट करते हैं। ये बराबर हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। हम इसे इस तरह भी लिखते हैं डेल्टा वी, डेल्टा का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये डेल्टा वी का मान है, डेल्टा का मान है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर लाल रंग का है तो यहाँ आर लगा देंगे, बैगनी रंग का है तो यहाँ बैगनी लगा देंगे। कोण ए तो सबके लिए रहेगा वही, लेकिन म्यू का मान बदलता रहेगा, अपूर्णांक का मान हर रंग के लिए बदल जाएगा। इसलिए बैगनी के लिए हो जाएगा
म्यू बी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए। इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो जो 1 है वो दोनों तरफ कट जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, और इसीलिए थीटा का मान जो हमें प्राप्त होगा ये बराबर आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। यही है कोणीय विक्षेपण। ये कोणीय विक्षेपण का मान है। निश्चित रूप से ये डिग्री में है क्योंकि कोण है। ये तो हो गया कोणीय विक्षेपण। एक दूसरी भी भौतिक राशि है इसको नापने के लिए विक्षेपण को, उसे हम कहते हैं विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता। अब विक्षेपण क्षमता क्या है? विक्षेपण क्षमता किनारे के रंगों के विचलन कोणों के अंतर और मध्यमान रंग के विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं। विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, किनारे के रंगों के विचलन कोणों के अंतर, किनारे के रंगों के विचलन कोणों के अंतर तथा मध्यमान रंग के विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं। विक्षेपण क्षमता। इसलिए विक्षेपण क्षमता कितनी होगी? ओमेगा से दिखाते, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, किनारे के रंगों के विचलन कोण के अंतर बटा मध्यमान रंग का विचलन कोण, या ओमेगा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर का मान निकाल चुके हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान रखेंगे तो आएगा म्यू वाई -1 इंटू ए से कट जाएगा। इसलिए ओमेगा बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई -1। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों अपवर्तनांक हैं। ये बिना मात्रक की राशियां हैं। अभी ये तो आपके हो गए प्रिज्म से संबंधित चीज़ें कि किस तरह से वो विक्षेपण करता है, रंगों को अलग अलग करता है, फिर कैसे वो किरणों को मोड़ देता है। अलग अलग रंगों करने के लिए उसकी शक्ति को नापने के लिए हम कौन सी भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं? कोणीय विक्षेपण का करते हैं, विक्षेपण क्षमता का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो यह थी, एक चीज़ और भी है जो थोड़ा सा हमको पढ़ना है, वो ये है, उसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कि प्रकीर्णन है क्या? प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। प्रकीर्णन
स्कैटरिंग। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, जो आर्द्रता है यानी पानी है उसके अणु होते हैं, और बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। इन सभी के कारण से जो श्वेत प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है, जिसमें आता है, तो ये सारे कण उसकी ऊर्जा को, उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। जब प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं तो इनमें कंपन होने लगता है, और कंपन के कारण फिर ये चारों तरफ प्रत्येक दिशा में अनियमित रूप से चारों दिशाओं में ये तरंगों का विकिरण करते हैं। जो प्रकाश की तरंगें हैं उनको चारों दिशाओं में ये विकिरण करते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं कि एक बार वो प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद उनमें कंपन होता है, और जिसके कारण वो तरंगों को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। चारों दिशाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे कण हैं और ये इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, तो ये कण जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद फिर ये कंपन करते हैं, इधर को तरंग निकाल रहे हैं, कोई इधर को तरंग निकाल रहा है, कोई इधर को तरंग निकाल रहा है। ये अनियमित प्रत्येक दिशा में ये तरंगों का विकिरण करते हैं, ये रेडिएशन करते हैं, ये पुनः उनको इनका विकिरण करते हैं। तो ये तो अवशोषित हुआ, ये आपतित है, ये आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश जो सूरज का प्रकाश आता है वो आपतित प्रकाश है, और ये कण हैं जो इसका विकिरण कर रहे हैं। तो ये प्रकाश विकिरित प्रकाश है, रेडिएटेड लाइट, विकिरित प्रकाश। चारों दिशाओं में ये विकिरित प्रकाश फैल जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं, यानी प्रकाश का अवशोषण वायु के कण, धूल के कण और आर्द्रता के कण या पानी के अणु अवशोषित कर लेते हैं, उसकी ऊर्जा को कंपन करते हैं, और फिर ऊर्जा को तरंगों के रूप में बाहर निकालते हैं, उसका विकिरण करते हैं। इस क्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। जो प्रकीर्णन की क्रिया होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो प्रकाश आ रहा है इसके आकार, इसकी तरंग लंबाई से के आकार में लगभग होना चाहिए या इससे छोटे होने चाहिए। अगर तरंग लंबाई बहुत बड़ी होगी तो उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि तरंग लंबाई अगर छोटी होगी तो प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा, और तरंग लंबाई बड़ी होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसके लिए लॉर्ड रैले ने एक नियम दिया है जिसे कहते हैं लॉर्ड रैले का नियम। लॉर्ड रैले लॉर्ड रैले का नियम, लॉर्ड रैले अब लॉर्ड रैले का नियम है क्या? लॉर्ड रैले ने कहा कि जो भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाते 1/λ⁴। लैम्डा क्या है? जिस प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है उसकी तरंग लंबाई है, तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य छोटी होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा।
अगर तरंग लंबाई बड़ी होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। चूँकि लाल रंग की तरंग लंबाई बहुत है इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि शाम की समय हमको लाल प्रकाश खूब दिखाई देता है। प्रातः भी लाल प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होता, पूरा का पूरा प्रकाश आता है। जहाँ भी सिग्नल का हम प्रयोग करते हैं, रोक वाला सिग्नल हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, वो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, इसीलिए क्योंकि उसकी तरंग लंबाई बड़ी है। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए हमारा आकाश हमको नीला दिखाई देता है। नीचे का जो समुद्र का पानी है वो नीला दिखाई देता है। पानी नीला नहीं है, केवल प्रकीर्णन के कारण, चूँकि नीले रंग की तरंग लंबाई या बैगनी रंग की तरंग लंबाई छोटी है इसलिए उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, चारों तरफ वो प्रकाश फैल जाता है, इसीलिए हमको आकाश भी नीला दिखाई देता है और समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। ये केवल प्रकीर्णन के कारण है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं प्रकृति में जिसका कि जो प्रकीर्णन के कारण हैं और वो अलग अलग रंग जो दिखाई पड़ते हैं प्रकीर्णित प्रकाश के, वो इसी नियम के हिसाब से रैले ने प्रकल करके देखा कि तरंग लंबाई छोटी होगी तो प्रकीर्णन अधिक होगा, जैसे नीला बैगनी इन सब का, और अगर तरंग लंबाई बड़ी होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। लाल है, नारंगी है तो उसका प्रकीर्णन की तीव्रता कम होती है, क्योंकि तरंग लंबाई अधिक होगी तो प्रकीर्णन की तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा कुछ प्रिज्म के बारे में, और ये उसी में प्रकीर्णन के बारे में है। तो बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।